नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के बीच जो हम लोग अभी तक टॉपिक जो पॉलिटिक का स्टडी किए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूर्व के साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी चीज़ हम लोग स्टडी किए हैं वो हम लोग जो है अच्छे तरीके से जो है उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है या मेमोरी में भी रख सकें। तो हम लोग अभी तक जो चैप्टर कवर किए हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी किए हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये आपको पता है कि हम ये जो है 1813 का एक्ट था। 1813 के पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका मोनोपोली था। और क्योंकि आपको पता है कि 18th सेंचुरी में जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर जो कॉरपोरेट्स है, जो अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स थे, उन्होंने पार्लियामेंट पर यह प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका कि एक छत्र अधिकार था ईस्ट के साथ व्यापार करने का, उसको अन्य कंपनियों को भी मौका मिले। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1793 में ऑल द वे चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू हुआ। लेकिन 1813 में जाके जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कम किया गया। वो लेकिन वहाँ पर दो चीज़ों पर इनका ट्रेड बाकी रह गया। उसमें क्या था, एक था टी रिलेटेड टू टी यानी चाय से संबंधित जो व्यापार है, प्लस चाइनीज ट्रेड, दो इनके पास अभी भी रहा जो 1813 में जाके वो कंप्लीट होता है। लेकिन मोनोपोली आपका 1813 से जो है आप कह सकते हैं कि आपका कम हो गया यानी समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। तो ये आपका 1892 के एक्ट में हुआ था। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि जैसे ही हम लोगों का क्राउन रूल चालू होता है, क्राउन रूल कब चालू होता है, 1857 के बाद जो रिवोल्ट होता है, यानी 1858 के जो नवंबर में जो प्रोक्लेमेशन होता है, जहां से डायरेक्ट आप कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो वहाँ उन्होंने 1861 के तहत क्या किया गया, एडिशनल मेंबर के रूप में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया। आपको अगर 19th सेंचुरी अगर आप फील कर पाइएगा हिस्ट्री के हिसाब से, तो आपको पता है कि वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हो गए थे बनना, और 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जो है गठन हो गया था। और उनके द्वारा ये डिमांड हो रहा था कि हम लोगों को मेंबरशिप तो मिल गया है, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार का बजट पर डिस्कशन करने का जो है हम लोग को अधिकार नहीं है। तो वो ये जो डिमांड कांग्रेस का रहा था, और फाइनली जो है 1892 में जो है इस चीज़ को फुलफिल किया गया। 1892 के अगर आप इनडायरेक्ट कुछ अन्य प्रोविजन्स के बारे में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स थे, जैसे कि जो एडिशनल मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ाई गई, प्लस जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी शुरुआत होता है, जिससे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आते थे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुन के आते थे, प्लस जो है प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे वहाँ से चुन के आते थे। उसी तरीके से जो आपका प्रोविंस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहाँ पर भी अन्य तरीके का जो ग्रुप थे, यूनिवर्सिटी है, जमींदार के ग्रुप्स है, अन्य तरीके का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वहाँ से जो है म्यूनिसिपलिटी है वहाँ से, यानी इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है उसका भी शुरुआत आपका 1892 में होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता है कि 1773 में जो है आपको फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में, वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका ये कंसेप्ट आता है। वहाँ होता क्या है कि आप यह भी आप हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जनरल ऑफ इन काउंसिल का भी कंसेप्ट उसमें आया 1773 के एक्ट में, और उसमें 4 जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे, प्लस सुप्रीम कोर्ट का भी जो है स्थापना हुआ। वहाँ पर क्या था कि एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 जो है जज होते थे। जो पहला चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा एमपी। ठीक है। हम लोग यह भी अपने क्लास में स्टडी किए थे कि किस प्रकार से जो क्षेत्राधिकार को लेकर, ज्यूरिसडिक्शन को लेके जो गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल है उसका और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बीच भी जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता था डिस्प्यूट को लेके। फाइनली क्या हुआ कि इसको 1781 में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया या एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं, वहाँ पर क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया रिवेन्यू मैटर्स को, यानी रिवेन्यू मैटर के सारा का सारा
जो क्षेत्राधिकार है किनके पास आ गया था, वो आ गया था आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता बार एस्टेब्लिश रेगुलेटिंग एक्ट, ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए, सही है। लेमेस्टर बाय द फर्स्ट चीफ जस्टिस, अभी हम लोग डिस्कशन किए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एमपी थे, ना कि ये था, तो ये आपका गलत हो गया और करेक्ट आंसर 1 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कहता फेडरल कोड के बारे में कौन सा बात जो है सही है। तो फेडरल कोड आपका किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, आपको जानकारी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है इसका प्रोविजन किया गया था, और फाइनली 1937 में जो है फेडरल कोड जो है का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और वो आगे जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट का रूप लेता है। ठीक है, तो ये 1935 का एक्ट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए कि कब बना था, तो 1937 में, किस एक्ट के द्वारा बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ मिलान करने से संबंधित है, जो प्रोविजंस है प्लस जो है किस एक्ट के द्वारा दिए गए हैं, इन दोनों का मिलान करना है। फर्स्ट देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखिए कब आया, 1784 में जब पीस इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया था, जैसे जैसे 1773 से जो केंद्रीकरण चालू हुआ, जो सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, प्लस जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जो संसद था, वो धीरे धीरे और अपना नियंत्रण जो है बढ़ा रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अन्य शक्तियां थे, रेवेन्यू शक्ति यानी व्यापारिक शक्तियों को छोड़ के बाकी सारे जो पॉलिटिकल कंट्रोल था अपने पास ले लिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ, और वहां पर डिवीजन हो गया, दो तरीके का चीज रहने लगा, एक हो गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेकंड क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखने लगे, सिर्फ जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको, बाकी जो मैटर्स है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड कौन कर रहे थे, तो वहां तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते थे, तो उसके माध्यम से ये मैटर देखा जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट अभी हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले चर्चा किए कि जो है 1773 के एक्ट से हुआ। मिशनरीज को परमिशन कब से मिला, 1813 में। 1813 में 3 महत्वपूर्ण प्रावधान जो चेंजेज आपको ध्यान रखना है, उसमें से फर्स्ट है कि मोनोपोली जो है वो कम हुआ, और चाय, टी प्लस चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के बाकी मोनोपोली जो है समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, प्लस जो ये 1 लाख एजुकेशन में जो है के लिए फिनांस किया गया, प्लस जो है मिशनरीज को, ये 3 प्रोमिनेंट थे, बाकी जो अन्य चीजें हैं वो आपका कंटिन्यू करा 1813। तो ये चीजें ध्यान है। लॉ मेंबर का गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कब शामिल किया गया, तो आप हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में कि 1833 का जो एक्ट है, वहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल का अगर आप मेंबर के बारे में ध्यान रखिएगा, तो 1773 में क्या था, 4 मेंबर थे, इसको रेक्टिफाई किया गया, आगे जाके 3 मेंबर किया गया 1784 में, 1781 में 3 कर दिया गया, ताकि जो आपका जो एक तरीके से जो गवर्नर जनरल है उनके पास अगर एक की भी सहमति रहे तो वो अपना कानून बना सके। तो जो कमी था रेगुलेटिंग एक्ट का, उसको कम कर दिया गया, यानी 3 मेंबर उसके बाद से लगातार है। 1813 में भी, 1793 में भी 3 रह गए, 1813 में भी 3 रह गए, लेकिन 1833 के एक्ट में क्या हुआ, उसके जो मेंबर थे उनकी संख्या 4 बढ़ाया गया। ऑल्दो क्या था कि चौथे मेंबर को लॉ मेंबर के रूप में लाया गया, यानी कि लॉ मेंबर के रूप में लाया गया, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं था, यानी कि वो एडवाइजरी रोल में थे। और ये फर्स्ट जो थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, जिनका की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है लॉ कमीशन बनाने में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से अगर आप मैच कीजिएगा तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डायरकी जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, तो ये हम लोग चर्चा किए थे। फर्स्ट टाइम कब आया था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें क्या होता है कि आपको डायरकी का कंसेप्ट आता है, लेकिन ये कहाँ आता है, प्रोविंस में आता है, और ये 1935 में जो है आपका सेंटर पर ये चीज़ होता है। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी किए थे कि 2 तरीके का चीज़ होता है, कि एक होता है ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है, सेकेंड होता है रिजर्व लिस्ट। ठीक है, रिजर्व लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते थे उस पर जो बना सकता था, जो कानून बना सकता था, वो गवर्नर जनरल और प्लस जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और जो आपका जो ट्रांसफर लिस्ट होते थे उसमें गवर्नर जनरल प्लस जो है इंडियन जो मिनिस्टर्स होते थे उनके पास। तो ये जो डिवीजन था सब्जेक्ट का, उसी को हम लोग जो है डायरकी कहते हैं।
यानी डबल गवर्नमेंट टाइप से। इसमें एक्चुअली में होता क्या था ना कि ब्रिटिशर्स अपने पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर उसकी पावर रखते थे जो जिसमें अधिक कह सकते फिनांस का सारा जो कंट्रोलिंग है वो अपने पास रखते थे, और जिसमें उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी वाला जो चीज़ है वो इंडियंस के पास देते थे, ताकि किसी भी प्रकार का विधि व्यवस्था का इशू हो तो दोषी ठहराया जा सके इंडियंस को। तो ये एक मेथड जो है यहाँ पर है डायरकी, उसी को कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं कि जो है डायरकी, अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए कि 1935 के द्वारा सेंटर में जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया डायरकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरकी सिस्टम, ये सेम क्वेश्चन है कि सेंटर में कब आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 1909 का महत्वपूर्ण जो है किस चीज़ के लिए है, तो आपको पता है कि 1909 का अगर स्पेशल फीचर की बात करें तो सेपरेट इलेक्ट्रोड वन ऑफ द मेन फीचर्स में रहता है। सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या होता है कि सपोज किया जाए कि एक कोई एरिया है जहाँ पर कि मान लिया जाए कि किसी को इलेक्ट होना है, यानी अगर चुनाव होना है तो जो इलेक्ट यानी जो उम्मीदवार होंगे वह भी क्या होंगे, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से होंगे। 1919 में क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये सेपरेट इलेक्ट्रोड है, तो यानी जो चुनाव जो खड़ा होंगे, जो कैंडिडेट होंगे वह भी मुस्लिम, और जो वोट देंगे वह भी मुस्लिम। ठीक है, सपोज कीजिए इस एरिया में हिंदू रह रहे हैं या सिख रह रहे हैं, तो इनको वोटिंग राइट नहीं होगा, ये वोट भी नहीं दे सकते। यानी जो वोटिंग राइट है वो भी किसको है, पार्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम को है। जो यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं, जो खड़ा हो रहे हैं वो भी मुस्लिम, उसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो फर्स्ट टाइम जो है 1909 में जो है आपको मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है कंसेप्ट जो है 1909 में लाया गया, और 1919 में इसको बढ़ा के जो है उसको सिख है या फिर एंग्लो इंडियंस है, ठीक है, तो वहाँ भी बढ़ाया गया, यूरोपियंस है, इंडियन क्रिश्चियंस है, तो इनके साथ भी बढ़ाया गया। और 1935 में उसको लेबर, वुमेन और प्लस जो है डिप्रेस्ड क्लास, इस तक जो है इसको बढ़ाया गया। तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट है। आगे किसी क्वेश्चन में ये इनके अराउंड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के महत्वपूर्ण फीचर्स क्या है, तो ये जो है डायरकी जो है आपका किया गया प्रोविंस में, ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग जस्ट अभी चर्चा की है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड मुस्लिम, ये नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1909 का फीचर्स था। ठीक है, थर्ड है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू कौन थे, ये आपका जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑफ ठीक है। और चेम्सफोर्ड कौन थे, उसमें के वायसराय, जिसके नाम पर 1919 का ये जो है आपका एक्ट था। रिकमेंडेड ग्रांटेड टू वोटिंग राइट टू ऑल दी वुमेन, जो भी महिलाएं थे उनको 21 साल के ऊपर उनको दिया। ऐसा दिया गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? इस समय जो वोटिंग राइट्स जो थे, वोटिंग राइट जो 3 चीज़ पर जनरली था, उसमें था प्रॉपर्टी, उसके बाद टैक्स कौन कितना देता है और कितना एजुकेटेड है। तो इस तरीके का लिंक के आधार पर जो है वोटिंग राइट दिया गया था, ना कि उस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था कि 21 साल के सारे जो महिलाएं हैं उनको जो है दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुमेन को रिजर्व सीट जो है आपका लेजिस्लेशन में दिया, ये आपको जो है सही है। तो ये आपका जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में, भारतीय सिविल सेवाओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वर हेल्ड इन इंडिया। देखिए 1853 का जब एक्ट आया था, उसी समय से जो है आपका ये इंडियंस को जो है कवेनेंटेड सर्विस यानी हायर पोस्ट में जो है आपको अलाउ कर दिया गया था, लेकिन वो उसका एग्जाम्स लंदन में होता था। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या होने लगा कि 1919 में जो एक्ट आया उसके बाद एग्जाम्स भी जो है इंडिया में जो होने लगा, उसके कारण अब स्वाभाविक रूप से क्या होता है, इंडियंस का सिविल सर्विसेज में जो है संख्या बढ़ने लगता है, और 40 जाते जाते वो संख्या जो है आपका यूरोपियन से ज़्यादा हो जाता है। यही आपका ऑप्शन सेकंड है, तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये 1935 को एक्ट को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल समझ लीजिए, ऑटोक्रेसी समझ, ऑटोक्रेट आपको पता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ, यानी नियम कानून से चीज़ें रिटेन रूप से भी रहे और ऑटोक्रेसी भी रहे।
तो इसलिए कहा गया कि 1935 का जो एक्ट था ना बहुत विस्तृत रूप से था, संवैधानिक रूप से तो लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन जो रियल पावर है वो सारा का सारा जो है जो गवर्नर जनरल है उनके पास था, वाइसराय है उनके पास है। क्यों? क्योंकि एक चाहे वो प्रोविंस में भी गवर्नर को एक्सेप्शनल पावर था, और उसी तरीके से सेंटर में गवर्नर जनरल के पास एक्सेप्शनल पावर था, यानी बिना उनके पास इच्छा के कुछ नहीं हो पा रहा था, यानी ऑटोक्रेट्स के रूप में आप समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब प्रावधान तो बहुत सारे चीज़ किए गए, लेकिन उसको रियल पावर किसके पास रहा? ब्रिटिशर्स के पास, गवर्नर हो या गवर्नर जनरल के पास। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को क्या कहा गया, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी के रूप में दिया जाता है कि ठीक है, रिटेन रूप से तो बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन रियल पावर क्या है, यानी दोनों का आप कह सकते हैं समागम है, इंटीग्रेशन है। तो इसीलिए जो है इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का भी शुरुआत के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक है। इंडियन लेजिस्लेचर बिकम बाइकैमरल, जो पहली बार जो है द्विसदनीय कब बना, हम लोग इस को चर्चा किए हैं कि 1919 का जो एक था भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 का जो है, उसके तहत जो है आपको सेंटर में जो है फर्स्ट टाइम जो है बाइकैमरलिज्म जो है आपका इसमें स्टार्ट होता है। ठीक है। 1919 के एक्ट में फर्स्ट टाइम जो है बाइकैमरलिज्म का प्रिंसिपल आया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरल, ये सेम क्वेश्चन है। तो 1919 जो है द्विसदनीय जो है आपका सेंटर में कब शुरुआत हुआ? तो 1919 का जो अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ जो ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट का है, वो एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम जो है ना 1935 जो है उससे लिया गया है। ऑल दो इसका शुरुआत जो है भारत, आपको उसमें भी देखने को मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन वहाँ से नहीं लिया गया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को जो पावर है वो इनहेरिट करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन, कौन सा जो कानून है फर्स्ट टाइम इंडियंस के लिए टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये इसका आंसर है 1833। देखिए इसमें जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी जो है उसके बारे में प्रश्न नहीं कर रहा है, और न ही जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, न ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में, ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कर रहा। तो 1833 में आपको पता है कि लिबरलाइजेशन जो आपका हुआ था कि जो विचारधारा थी, प्लस यूरोपियन से मिशनरी आने लगे थे जो, तो उसमें ब्रिटिशर्स का था कि अधिक से जो हम लोगों का लोअर जो रैंक है वहाँ पर इंडियंस का जो है हम लोग जो है इनको यूज करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार से जो अगर कोई, ताकि हम लोग जो है अधिक से अधिक जो है इंडियंस का छोटे रैंक पर, यानी कि बड़े रैंक पर तो नहीं लेकिन छोटे रैंक पर जो है हम लोग उनको यूज कर सके, इस चीज़ के लिए जो है इनका यूज किया गया है। ठीक है। तो 1833 के एक एक्ट में जो है इस तरीके का क्लाउज था, उसका जो है हम लोग, इसलिए इसका आंसर जो है 1833 का ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये 1935 में आपको पता है कि जो कंकरेंट लिस्ट आता है, प्लस जो है आपको फेडरल लिस्ट आता है, आपका प्रोविंशियल लिस्ट आता है, यानी तीन तरीके का लिस्ट आ जाता है, फेडरल, प्रोविंशियल और प्लस जो है कंकरेंट। उसके आधार पर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। आगे हम लोग करते हैं विद फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम किस एक्ट में है? तो ये हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 1935 में क्या जो है प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया जो है प्लस जो है प्रिंसली स्टेट जो है दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, और एक फेडरेशन का कंसेप्ट जो है 1935 में दिया गया। ऑल दो ये लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कंसेप्चुअली यहाँ पर आया था। डायरकी जो है सेंटर में, ठीक है, डायरकी जो है प्रोविंस में कब आया था? 1919 में आया था, सेंटर में 1935। ये किसका फीचर्स है? तो 1935 का फीचर है एक्ट का। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर फीचर क्या है? द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सेम क्वेश्चन है तो 1935। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल पॉलिटी, ये सेम क्वेश्चन है फेडरल पॉलिटी। अभी हम लोग डिस्कशन किए कि प्रिंसली स्टेट प्लस ब्रिटिश इंडिया मिला के जो है फेडरेशन का कंसेप्ट जो है आपका 1935 के एक्ट में लाया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 डिस्ट्रीब्यूटिव पावर किसके पास था? डिस्ट्रीब्यूटिव पावर जो है आपको यानी कहते हैं जो आपसी शक्तियाँ थी
ये जो है आपका गवर्नर जनरल के पास है। ये हम लोग चर्चा किए अभी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑटोक्रेसी वाला कंसेप्ट है वहाँ पर भी इन चीज़ों को चर्चा किए। 25 इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिसिड्यू पावर्स वाज गिवन। तो सेम क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल के पास जो है अपशिष्ट शक्तियाँ यानी रिसिड्यू पावर था। Which of the following is not important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in Government of India Act 1935? कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाए गए भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अस्थायी जो है घटक नहीं है। तो ये जो है आप देखिएगा कि ये तीनों है, लेकिन ये आपका 1935 का फीचर्स में से नहीं है। जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर ये है, ठीक है। फेडरेशन का हम लोग चर्चा कर चुके, नॉमिनेशन ऑफिशियल नंबर चर्चा कर चुके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात 1935 एक्ट में नहीं है। तो ये आपका आंसर इसलिए जो है ये हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन एमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1935 का कौन सा जो है ऐसा है वो फीचर नहीं था। एक प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही, बार बार चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी तक। रिसिड्यू पावर्स वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, नहीं, ये किसको था, गवर्नर जनरल को था, ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही है। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है शुरुआत में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन 1773 से आपको जो है चालू होता है और 1833 में जाकर जो है पीक पर जाता है और फिर 1861 में जो है डिसेंट्रलाइजेशन चालू होता है। यानी लेजिस्लेटिव पावर जो 1833 में यानी कानून बनाने का जो शक्ति मद्रास और बंगाल का ले लिया गया था, 1861 में पुनः रिस्टोर कर दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है फाइनली 1935 में जाके मिलता। तो ये पूरा सीरीज आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, फिर जो है किस तरीके से आपका डिसेंट्रलाइजेशन मजबूत हुआ, ठीक है। इट एबोलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर लेवल, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो फीचर्स हैं 1935 के एक्ट से लिया गया, चाहे वो गवर्नर का हो, फेडरल सिस्टम के बारे में हो, ये सारा चीज़ लिया गया। गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, नहीं, ये किससे मिला, आपका जो 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके माध्यम से। इनविसाद पार्टीशन, ये भी नहीं, ये कहाँ से है, पार्टीशन प्लान कहते हैं या माउंटबेटन प्लान जो है वहाँ से आता है, ठीक है। एबोलिश नेटिव स्टेट, ये इस तरीके का जो है आपका कंसेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। 1935 के एक्ट के द्वारा जो है बर्मा का जो है सेपरेशन किया गया था, ठीक है। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बाय मार्क बाय, कहता है कि एक जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो साइमन कमीशन तो आपको पता है कि किस लिए किया गया था कि 1919 में जो हुआ था कि डिसीजन की ग्रेजुअल जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, उसको कि 10 साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है उस पर जो है सजेशंस देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो ये उसके लिए था। गवर्नमेंट ऑफ 35 एक्ट में ऐसा कुछ था प्रोपोजल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं। और में फेडरेशन की बात करता है, साथ ही जो है आपको बाइकैमरलिज्म जो है प्रोविंस की बात करता है, लेकिन या फिर जो है फेडरल कोर्ट की बात करता है, प्रोविंशियल जो है सर्विस कमीशन की बात करता है, या फ्रेंच जो आपका वोटिंग राइट्स है उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड को जो है कुछ संख्या लेबर वुमेन डिप्रेस कराता बढ़ा के, लेकिन इस तरीके का प्रावधान आपका 1935 में नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ये इसमें भी इस तरीके का कोई नहीं है। क्रिप्स मिशन में ये क्या, क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, क्या ये प्रस्ताव लेके आया था कि अगर जो अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था 1938 में, एक्चुअली में क्या हुआ कि पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया, डिमांड किया गया कि हम जो भारत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा वो वयस्क मताधिकार पर रहेगा। उसको सैद्धांतिक रूप से अगस्त ऑफर 1940 में स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन ये आप सैद्धांतिक रूप से रहा। एक प्रपोजल लेके उसको जो है क्रिप्स में आते हैं, सन स्टूफेट क्रिप्स जो है उसमें के जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे, वे यहाँ पर आते हैं और एक प्रपोजल देते हैं संविधान सभा के बारे। उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं होता, एक्चुअली में कांग्रेस भी सहमत नहीं होता और मुस्लिम लीग, क्योंकि प्रस्ताव में ऐसा था कि जैसा ही युद्ध खत्म हो जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाने का जो है
ये दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस जो है मना करता, कहता है कि हम लोगों को तो तुरंत चाहिए, अभी जो है सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम अभी तुरंत की बात कर रहे हैं, आप जो है इसको जो युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वार उसमें चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो ये इसके द्वारा जो है कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करता, और मुस्लिम जो लीग जो है 1939 के बाद हमेशा वो दो अलग अलग कंट्री की बात करता है। तो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि दो अलग अलग संविधान सभा बने, एक इंडिया का बात करें और एक जो है पाकिस्तान का। तो यानी मुस्लिम लोग उस तरीका का भी प्रस्ताव नहीं था। तो क्रिप्स मिशन जो है इसमें इसलिए रिजेक्ट हुआ, लेकिन जो है ये इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो है बात क्रिप्स मिशन में था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बट दी ऑब्जेक्टिव इल्बर्ट विल किस लिए था? इल्बर्ट विल एक्चुअली में हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग हिस्ट्री क्लास में देखेंगे, लेकिन इसका प्राइमरी ये था कि जो इंडियन जजेस थे वो इंडियंस और जिस तरीके से यूरोपियन जो जज होते थे वो अगर ट्राई कर सकते हैं, तो उसी तरीके से इंडियन जज भी जो है ब्रिटिशर्स को ट्राई कर सकते हैं। यानी तो उसी को लेके जो बिल लाया गया था इल्बर्ट बिल हुआ, और इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, फाइनली जो बिल जो है आपको वापस लेना पड़ा था। ठीक है, as per cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allotted members in the seat in each province। ये जो कहता है संविधान सभा में कितने, जैसे हम लोग क्लास में चर्चा किए थे कि 10 लाख पर जो है टोटल एक सीट जो है अलाउ किया गया था। और भी बाकी बातें हम लोग चर्चा किए थे कि यहाँ पर लगभग 389 जो है मेंबर्स थे, उसमें जो है 296 मेंबर जो है आपका जो ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था उससे था, और आपका 93 जो है आपका जो प्रिंसली स्टेट थे उससे थे। इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे, और ये जो 93 जो थे जो प्रिंसली थे जो देसी रियायत का क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, नॉमिनेटेड थे। तो ये भी हम लोग जो है क्लास में इसको चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हु एमंग दी वाज दी नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट? कैबिनेट मिशन देखिए 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही आए थे, उसीलिए इसका नाम जो है कैबिनेट मिशन रखा गया। उसमें जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन के समय आते वो पुनः आते हैं इसमें, पैथिक लॉरेंस भी आते हैं, एबी अलेक्जेंडर भी आते हैं। तो ये तीनों आते हैं, विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका आंसर जो है विलियम वुड हो जाएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद एस्टेब्लिश, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किसके, ये आपको अच्छे से पता है कि कैबिनेट मिशन 1946, ये कोशिश जो है बहुत दिन से चल रहा था। पहले जो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, उसके बाद बेबल प्लान आया, वहाँ भी कोशिश हुआ, फाइनली कैबिनेट मिशन में वो एक सहमति बना जिसके आधार पर जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा जो है उसका गठन हुआ। ठीक है, ये कहता है वाइस प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव काउंसिल के कौन थे? फर्स्ट जो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट का, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये कौन इन हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट द मेंबर ऑफ इंटरिम? तो ये जो है आप जो हम लोग क्लास में भी चर्चा किए थे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप आंसर को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये तीनों को जो है अलग अलग मिनिस्ट्री था, जगजीवन राम लेबर मिनिस्ट्री थे, उसी तरीके से एग्रीकल्चर वाले में राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपको उसमें लिस्ट में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका आंसर जो है आपका राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, ये है कि कौन सा जो है असर्शन रीजनिंग का है आपको क्वेश्चन है। इसमें है कि अकॉर्डिंग टू बेबल प्लान के अनुसार जो है द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बेबल थॉट दैट, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा भी कोशिश किया गया था, ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यह सोच नहीं था कि ये जो है आपका पार्टीशन को अवॉइड कर देगा। यानी ये उसका असर्शन तो सही है, लेकिन जो है ये आपका सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये स्वराज पार्टी फर्स्ट टाइम जो है 1934 में जो है इस तरीके का प्रस्ताव लेके आया था कि जो है सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार अगर आप किसी पार्टी के रूप में देखिएगा तो वो है, व्यक्ति के रूप में सिद्धांत के रूप में देखिएगा तो एम एन राय जो है 1934 में लेके आए। 1935 में जो है फर्स्ट टाइम कांग्रेस के द्वारा फॉर्मली जो है रिटन माध्यम से डिमांड रखा गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है इस डिमांड को यह कहते हैं कि जो संविधान सभा बनेगा वो वयस्क मताधिकार पर बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सी बातें सही है? असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट एंड सफरेज, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा में जो बना था वो किस आधार पर बना था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी दो तरीके का था, वहाँ दो तरीके का था। एक था ब्रिटिश इंडिया मान लीजिए, एक प्रिंसली स्टेट मान लीजिए, यानी देसी रियासत मान ले, एक ब्रिटिश भारत मान ले। तो जो जो प्रोविंस था, मान लीजिए 11 प्रोविंस है, तो वहाँ पर जो वहाँ का जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उनके द्वारा सेलेक्ट जो है आप कह सकते हैं इलेक्ट किया गया था, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया था। यानी वहाँ का 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ जो चुन के गए थे उनके द्वारा इस तरीके का जो है वोटिंग से बना, यानी इनडायरेक्टली जो है बना। और प्रिंसली स्टेट में क्या था कि वो उसमें जो उनके राजा थे देसी रियासत के, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया था। तो एडल्ट सफरेज के आधार पर गलत है। रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कस किया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। मल्टी पार्टी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका कांग्रेस, मुस्लिम लोग और कुछ इंडिपेंडेंट, इनका भी साल था, इसलिए मल्टी पार्टी चाहिए। असेंबली में वेरियस कमेटी था, आपको पता है, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जैसा कि यूनियन कमेटी, प्रोविंस कमेटी, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, माइनॉरिटी कमेटी। तो ये बहुत तरीके का जो है आपका कमेटी जो है असेंबली को हेल्प करने के लिए, सभा को हेल्प करने के लिए था। तो 3 या 4 सही आंसर है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या सही है। ये आपका सेम क्वेश्चन है, तो ये जो है आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कम संविधान सभा के बारे में। तो अभी हम संविधान सभा के बारे में लगभग पूर्व के क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर लीजिएगा। इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द कमिटीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अभी हम लोग चर्चा किए कि बहुत सारा कमेटी था, उसमें मेन जो क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ये सारे कमेटी से जो रिकमेंडेशन या जो आता था उसको ड्राफ्ट या उसको फाइनल रूप देने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी था। बी आर अम्बेडकर आपको पता है कि इसके में जो है चेयरमैन थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, पारसीज वेयर एडुकेटली, इसमें क्या हम लोग जब क्लास में पढ़े थे तो देखे थे कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख या एंग्लो इंडियन, यूरोपियन सबका जो है प्रतिनिधित्व था। ठीक है, ये भी सही है। इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल, ये हम लोग चर्चा भी जस्ट किया कि नहीं, इनडायरेक्ट प्लस नॉमिनेटेड के आधार पर था, एडल्ट नहीं था। तो ये उसके बाद से इसमें एक और ऑप्शन जो दिया गया है, बेस्ड ऑन 6th शेड्यूल, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज बेस्ड, यानी जो उनको चुनाव करने वाले थे वो खुद जो है आपका प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स कैप है। तो ये भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड। ठीक है, ये कैसे लोग थे, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए, जो प्रोविंस के हैं, यानी विभिन्न प्रांत का जो विधानसभा था उसके द्वारा जो आपका जो है चयनित निर्वाचित किया गया था। ठीक, यानी इलेक्ट किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के संबंध में जो विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए। तभी हम लोग चर्चा किए कि जो प्रांतीय सभा के जो आपका था उनके द्वारा जो है इलेक्ट किया गया, यानी निर्वाचित किया गया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, ये फर्स्ट इलेक्टेड कौन थे, ये जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट बैठक हुआ, तो वहाँ पर जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे उस संविधान सभा के, वो उनके द्वारा जो है अस्थाई सभा के रूप में काम किए। और जब 11 दिसंबर को 2 दिन बाद ही जो है जब वो बैठक होता है, तो उस समय फॉर्मली रूप से जो है आपका अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपका इलेक्ट किया गया। ठीक है, ये हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग, अभी हम लोग चर्चा किए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो फ्रेंच प्रैक्टिस जो है, फ्रेंच का एक जो है रहता है, जो सबसे ओल्ड है। अभी भी आप देखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर जो है, अभी आप जैसे कि लोकसभा का स्पीकर का चयन करना होता है या विधानसभा का भी होता है, तो उसमें भी देखिएगा कि सिमिलर कंसेप्ट रहता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है चेयर कौन थे, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी सेम क्वेश्चन है।
ये है कि इसका जो है एस्टेब्लिश किस डेट को हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर आपका 1946, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, डेट सिर्फ नहीं दिया, सिर्फ मंथ दिया गया, क्वेश्चन जो है सेम है। फर्स्ट सेशन कब हुआ, तो जैसा हम लोग अभी तक डिस्कशन किए कि 9 दिसंबर 1946 को जो है फर्स्ट जो है आपका सेशन जो हुआ। ये भी सेम क्वेश्चन है कि ये जो भारतीय संविधान सभा की पहला बैठक के बारे में ही सवाल है, सेम क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है भारत को एक संविधान देने का जो संकल्प था वो जो है कब एडॉप्ट किया गया, तो ये 22 जनवरी 1947 को, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947, ठीक है। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द, ये जवाहरलाल नेहरू जो है प्रियम्बल जो है प्रपोज किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, जो है आपको पता है कि यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी पेश किए थे, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए पंडित नेहरू के बारे में, वो सेम है, तो सेम आपका आंसर हो जाएगा। ये फिर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेशन इज करेक्ट, ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में कौन सा जो बात है वो सही है। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू कलेक्ट अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बात सही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हम लोग क्या देखे थे कि नेहरू जी के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट टाइप से पेश किया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि भारत किस तरीके का कंट्री बनेगा, सोवरेन, इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक, ये बातें कही गई, संप्रभु होगा, अब जो है तो गणराज्य होगा, ये सब बातें कही गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो ब्रिटिश इंडिया प्लस जो प्रिंसली स्टेट है, यानी कि ब्रिटिश भारत प्लस जो है देशी रियासत, तो वो दोनों भारत का हिस्सा होंगे, ये बात जो है बताया गया। माइनॉरिटी है, डिप्रेस्ड क्लासेस है, सबका ख्याल रखा जाएगा, सेफगार्ड रखा जाएगा, ये बातें कही गई। हर तरीके का सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानवाद, इस तरीके का जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान में जो है ये जो भी दिया गया, और ये प्रियम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा, और जो अन्य चीज़ें हैं मौलिक अधिकार है या डीपीएसपी है उसमें देखने को मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रियम्बल फुलफिल्स, ये बिल्कुल सही। अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड जो है आपका जो है ये भी सही है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड नहीं होता, क्यों? हेड ऑफ द स्टेट हम लोगों के यहाँ कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर प्रेसिडेंट है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपको पता है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक उस जो वोटर से वोट नहीं देते हैं, जो रिप्रेजेंट जो है उसमें लोकसभा विधानसभा के जो होते हैं वो वोट देते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव जो है इनडायरेक्ट तरीके से होता है, डायरेक्ट तरीके से नहीं होती, यानी हेड ऑफ स्टेट जो है डायरेक्टली उनका चुनाव नहीं होता, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान बनाने के क्रम में कितने हुआ था, इसमें ऑप्शन 12 दिया हुआ, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 11 है, ठीक है। ये कितना समय लगा उसके बारे में क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन लगा था संविधान सभा को अपने संविधान को बनाने में, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो है आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कौन थे, तो ये आपको पता है कि जो पहला हम लोगों का जो है वाइस प्रेसिडेंट थे वो एसी मुखर्जी और कृष्णाचार्य जो थे वो दोनों थे, तो ये जो है एसी मुखर्जी, ठीक है। ओरिजिनली दी ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो है के मुंशी थे, मात्र के मुंशी हैं एक ऐसा थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस के रूप में थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, ये जो है वीटी कृष्णामाचारी थे, और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पंडित नेहरू थे, तो आप मिलान कर लीजिएगा, उस अनुसार से आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन, अभी जस्ट हम लोग यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में चर्चा किए, कौन थे? पंडित नेहरू, ठीक है। उसके नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सरदार पटेल थे, हम लोग क्लास में भी इसको चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो जो है सरदार पटेल थे, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो प्रारूपण समिति था, उसके जो है चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है।
चेयरमैन ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि प्रारूपण समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो जो है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये जो है चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक पर जो सलाहकार समिति था उसको अध्यक्ष कौन थे, तो वो सरदार पटेल थे। ये हम लोग क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। दी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसमें जो है अंबेडकर के अलावा के टोटल 7 मेंबर थे, अंबेडकर को लगा के 7 थे, तो इनको लगा के 6 मेंबर है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वे आर द मेंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको 6 जो मेंबर्स है तो ये इनको जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आप जो वीडियो का लिंक है हम लोगों का लेक्चर्स का, अगर आप उसमें जाइएगा तो उसमें जो है 6 नाम है, उसको हम लोग जो है वहाँ पर डिस्कशन किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसमें से आपका एन गोमास्वामी इसमें थे, अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू जो है या पटेल जो है इसके नहीं रहे हैं। आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा कि वो लोग तो खुद दूसरे कमेटी को हेड कर रहे थे, वो उसके मेंबर में से नहीं थे। लेकिन जैसे के मुंशी वगैरह थे, ठीक है, सदुल्ला थे, तो वो सब का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी दूसरे अगले बार पूछा जा सकता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर है उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो इसमें भी देखिए मोहम्मद सदुल्ला उनके मेंबर थे, के मुंशी भी थे, जो है ए के अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू आपको खुद पता है कि ये यूनियन कमेटी के तो खुद चेयरमैन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो आप इजीली इसको जो है एलिमिनेट कर सकते थे। इसलिए आपको कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेंबर्स हैं उनका 6 आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये है कि दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ये ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आपका 29 अगस्त 1947 को जो है अध्यक्षता में ये हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ठीक है। जब संविधान बन रहा था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में BN राव थे। ये जो है लगभग 60 से अधिक जो संविधान है उसका स्टडी किए और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है BN राव का रहा है ड्राफ्ट करने में, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ड्राफ्ट किनके द्वारा तैयार किया गया, तो BN राव, ठीक है। ये जो है ये नेशनल फ्लैग हम लोगों का कब जो है अडॉप्ट किया गया, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जो फैक्चुअल डेटा है हम अपने क्लास में भी डिस्कशन किए हैं, तो उसको आप याद रख सकते हैं, 22 जुलाई 1947, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेशनल फ्लैग कमेटी के जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हम लोग क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसमें है कि आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947। अभी हम लोग जस्ट देखे, ये सही है। द व्हील्स ऑन द नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक, 21 है क्या, नहीं, ये कितना है, 24 है। ये आप दी रेशियो ऑफ बीट्स टू दी, यानी जो नेशनल फ्लैग का जो झंडा जो अपना तिरंगा है उसका किस में है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का 3/2 का रेशियो है। अगर आप देखिएगा उसमें जो है 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ना कि 3:4 नहीं है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका है व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो है 14 नवंबर 1949, ठीक है। फर्स्ट कब हुआ था, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक जो है फर्स्ट रीडिंग हुआ। सेकेंड रीडिंग बहुत लंबा चला था, वो आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर जो है 17 अक्टूबर जो है आपका 1949 तक चला। थर्ड रीडिंग जो है आपका 14 नवंबर जो है आपका 1949, ठीक है। ये आपका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीटेड हुआ, तो ये जिस डेट को एडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ 26 नवंबर 1949। यही डेट आपके प्रीएम्बल्स में भी देखने को मिलेगा, यानी इसी डेट को जो है अंगीकृत भी हुआ था, ठीक है। उसी दिन आपका समाप्त भी हुआ, उसी दिन जो है सारे लोग साइन भी किए थे, ठीक है। एडॉप्टेड, ये सेम क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, नहीं ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, फोर्स में एक्चुअली पूर्णतः कब आया, 26 जनवरी 1950 को, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। और 26 नवंबर को 49 को जो है आपको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है।
ये है कि लास्ट मीटिंग कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ था, जैसे नेशनल सॉन्ग है, नेशनल आपका जो आप एंथम है, ठीक है, प्लस जो है प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इनका इलेक्टेड भी इसी डेट के हुए। तो यानी वंदे मातरम, जनगण मन, ये सब जो है आपका 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ। प्लस जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका भी चुनाव जो है इसी डेट को हुआ था, ठीक है, जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को किस डेट में होता है, ये हम लोग जो है बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप संविधान सभा के द्वारा, सिंपल सवाल है, ठीक है। ये किस डेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट किया गया, हम लोग अभी चर्चा किए कि 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। और पूर्णतः लागू कब हुआ था, जो है 26 जनवरी 1950 को। ये आपको स्टोरी पता होगा कि 1929 में जो क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का जो है दिसंबर में जो है 26 दिसंबर जो है उसमें जो है घोषणा किया गया था कि जो है पूर्ण, हम लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में अब डिस्कशन लेंगे, यानी पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। और एक मंथ बाद जो है 26 जनवरी को जो है आप कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसीलिए जो इस डेट को जो है चुना गया कि उस दिन जो है हमारा संविधान जो है लागू होगा, ठीक है। तो इसलिए एडॉप्ट ऑल दो जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन पूर्णतः लागू जो है 26 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये किस डेट को एडॉप्ट इनेक्ट हुआ, ये भी सेम क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस डेट को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये है कि बी आर अम्बेडकर जो है किस कहाँ से जो है चुनाव जीत के आए थे, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आए थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो याद रख सकते हैं, जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1891 में जन्म है, 1956 में जो है इनका डेथ हुआ है, ठीक है। जाना गाना माना जो है कब एडॉप्ट किया गया, तो ये अभी हम लोग डिस्कशन किए कि 24 जनवरी 1950 को। इसमें से पीआर पूछा गया, तो उस अनुसार से जो है आपका आंसर 1950 लगा सकते हैं। दी स्टेट इम्बलम कब किया गया, स्टेट इम्बलम जो सारनाथ का है वो कब किया गया, तो वो जो है आपका ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग और नेशनल जो है आपका एंथम कब किया गया, 24 जनवरी को। लेकिन जो है अगर इम्बलम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये कब होगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें क्या है कि द डिस्कशन इन थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लीड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल बात सही है कि जो जब थर्ड राउंड टेबल जो गोलमेज आपका जो सम्मेलन है जब समाप्त होता है, तो वहीं पर एक पेपर निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। और उस ये इसका इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाने में। तो पहला सही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन। ये भी बिल्कुल बात सही है, फेडरेशन का और उसका कॉन्सेप्ट था ही, इसमें था ही कि प्रोविंसेस प्लस जो है पेनिनसुलर स्टेट मिलकर एक फेडरेशन बनाए, तो दोनों बात सही है इसमें। ये आपका जो है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑल नेसेसिटी, ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ नोन एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये एक दूसरे को जो है जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए जो है इसका आंसर जो है असर्शन रीजनिंग वाले हिसाब से बी हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि कौन डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स बाद एडवोकेट। हुआ क्या था कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तो जब संविधान सभा में चर्चा चल रहा था, तो बहुत लोग उस पक्ष में थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 वर्ष से जो भी अधिक लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स तुरंत दे दिया जाए। लेकिन कुछ उस पक्ष के भी थे, जिसमें से एक जो आप कहते हैं प्रोमिनेंट जो फिगर थे, जो उस पक्ष में थे कि नहीं, अभी हमारे देश में क्योंकि जो शिक्षा का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए 15 साल इसको डिफेयर किया जाए, फिर जो है सारे जो है जो वोटिंग राइट्स है जो वो सबको दिया जाए, 15 साल के लिए इसको रोका जाए। तो उसमें से मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। ऑल दो जो है संविधान सभा का फाइनल निर्णय जो हुआ वो हुआ कि नहीं, जो है एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाएगा। आप उस समय के हिसाब से सोच सकते हैं कि 1935 में जहाँ वोटिंग राइट्स
10% से 14% के आसपास के बीच के रेंज का था। तो वहाँ पर जो है आपको उस तरीके से अचानक 10 साल बाद सारे लोगों को 18 साल से ऊपर जो भी होगा इतने बड़े कंट्री का, इतने बड़े डेमोक्रेसी का देना एक बहुत बड़ा निर्णय था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि असर्शन रीजनिंग है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपका इंडिया है जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस जोन, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक दूसरे को किसी तरीके से जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए असर्शन रीजनिंग के हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कहता कि कौन सा जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी, ये कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है डिसबैंडेड कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए एज ए राजनीतिक दल के रूप में। ये किनका विचार था कांग्रेस के बारे में? ये विचार जो है महात्मा गांधी की था। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था कि देश को आज़ादी दिलाया जा सके, और देश आज़ाद हो चुका, ऐसे में ये अपना पर्पस जो है उद्देश्य पूर्ण कर चुका, और ऐसे में अब इस सभा को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी उस पक्ष के थे। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था तो उस समय जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है जेबी कृपलानी, क्योंकि वही उस समय जो है आपका थे 1947 में। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन दियर नेशनलिस्ट रिएक्शन The founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotion। ये जब हम लोग क्लास पढ़े थे तो उसमें आप देखे थे कि आइवर जेनिंग्स का उस तरीके का जो है विचार जो है, अब हम लोग अन्य तरीके का भी जो है क्रिटिसिज्म संविधान सभा के बारे में पढ़े थे। उसमें कुछ था जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ओवर सिर्फ हिंदुओं का बॉडी है, सिर्फ जो है पॉलिटिशियन और लॉयर्स लोग उसमें भरे हुए हैं, ये डायरेक्ट जो है सोवरेन बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ था किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ, तो इसलिए ये जो है सोवरेन बॉडी। तो इस तरीके का जो है ये लगा गया था, इस तरीके का स्टेटमेंट भी आपको एग्जाम में पूछा जाता, तो चीज़ें ध्यान रखना है। आइवर जेनिंग्स का जो है ये कहा गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस है, कांग्रेस को ये जो है आपका ग्रैनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। अब क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे जब हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये कहा गया था कि कांग्रेस ही इस देश की एकमात्र पार्टी है और कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व जो है इसके बॉडी के रूप में है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु सेड इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट। ये जो है केसी वेयर जो है उनका एक जो है स्टेटमेंट है कि इंडिया को जो है क्वासी फेडरल स्टेट के रूप में जो है कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस। ये कंसेप्ट जो है एम एन रॉय का था, जो एक प्रोमिनेंट जो है एक कम्युनिस्ट लीडर थे उनका था। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है संविधान सभा का इन सिद्धांत के रूप में सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव सबसे पहले एम एन रॉय का ही था 1934 में। उसके अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। दिए हुआ स्टेटमेंट पंडित नेहरू का किसके बारे में? ये देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में कहा गया था। कॉमनवेल्थ क्या होता है ना कि जो भी कंट्री जो ब्रिटिशर्स के आप कह सकते हैं जो जो कॉलोनी थे, उनको यह आज़ादी था कि वो कॉमनवेल्थ के मेंबर बन सकते हैं या वो मेंबर थे। तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ का जो है मेंबर को रेटिफाई किया था। ठीक है, तो उसी में बहुत लोग जो है ये क्वेश्चन उसमें उठा रहे थे कि ये तो संप्रभुता नहीं हुआ, आप जो है कॉमनवेल्थ के में। उसी में जो है पंडित नेहरू का स्टेटमेंट था कि ये बाय कंसेंट है। इंडिया देखो जब ब्रिटिशर किसी कंट्री को छोड़ के जाते थे तो उनका ये रहता था कि उस कंट्री से हम छोड़ के तो जा रहे हैं लेकिन उनसे हमारा संबंध बना रहे, हमारे व्यापारिक संबंध बने रहे, या अन्य तरीके का जो एक फॉरेन रिलेशन होता है वो एक बना रहे। तो वो ब्रिटिशर्स का एक प्रयास था, और ये उसी में नेहरू का कहना था कि ये कोई बाय फोर्स नहीं है, ये बाय विल है, कि ये म्यूचुअल तरीके से बना हुआ है और इसमें सोवरेनिटी को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ठीक है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स? आपको तो पता है कि संविधान सभा में टोटल 15 मेंबर्स जो है महिलाएं थी। ठीक है, ये जो है हु स्पीक्स ऑफ इंडिया इज सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज ए टाइनी रिपब्लिक। यानी ये किनका स्टेटमेंट है कि जो गांव है, छोटे छोटे गांव जो है वो इंडिया में खुद एक रिपब्लिक के रूप में काम करता है। ये देखिए चार्ल्स मेटकाफ के बारे में, जो गांव है इंडिया का, उनके बारे में ये सोच था, उनके ये कहना था
कि जो यहाँ के गांव है वो खुद में इस तरीके से डिपेंडेंट है कि गांव में ही उनका सब कुछ एक दूसरे इस तरीके से डेवलप है कि एक दूसरे का है जो है सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है। आप देखते भी होंगे इंडियन का जो कास्ट सिस्टम है, तो कोई किसी क्राफ्ट में इफिशियंट हैं तो कोई किसी चीज़ में, तो उनका उस तरीके से कहना था कि गांव में जो भी चीज़ें हैं वो एक छोटे छोटे रिपब्लिक के रूप में काम करता है, यानी कि खुद में जो है सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, ये कहा गया कि दी स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डेराइव इज पावर फॉर, ये कहाँ से पावर, जो भी राज्य है या सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, संविधान से मिलता है। तो एक लंबा हम लोग जो है आज डिस्कशन किए, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तक अपने पॉलिटिक के लेक्चर्स में जितना भी चीज़ हम लोग अभी जो 2 टॉपिक अभी हम लोग कवर किए हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है अन्य एग्जाम्स में यूपीएससी से लेके पीसीएस सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया है। और आपको उम्मीद करते हैं कि जो डिस्कशन यहाँ पर किए हैं ये आपको हेल्प करेगा। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, हर क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताने का कोशिश किया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लेक्चर है आप उसको सुन सकते हैं। आप लेक्चर सुनने के बाद अगर आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा तो आप बेहतर रिलेट कर पाइएगा, आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। आप अगर डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके काम में आए या कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत तेज़ी में बताया गया, लेकिन अगर आप लेक्चर सुनने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट कर पाइएगा और समझ पाइएगा। और हम लेक्चर में ही मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का कोशिश किए कि हमारे लेक्चर के इर्द मतलब आप देखिएगा कि मैक्सिमम चीज़ें वहाँ जो बताए गए उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन है। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद या इस चैनल पर जो वीडियो है उसको देखने के बाद उस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको सोल्व हो जाएगा। हम क्वेश्चन ये इसलिए भी सोल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि जनरली एग्जामिनर्स किन चीज़ों को अधिक प्राथमिकता से आपके सामने पूछते हैं। जैसे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे 9 दिसंबर 1946 का है, 22 जुलाई 1947 है, 26 नवंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है। तो लेक्चर में हो सकता है कि कुछ अन्य डेटे भी आपको बताए होंगे, लेकिन एग्जाम के व्यू से देखिएगा कि ये रिपीटेटिव रहा तो आपको इसको प्राथमिकता पर देखना। उसी तरीके से एक्ट में अगर आप देखिए तो 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा कि जो या 1833 और 1853 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। उसी तरीके से आप देखिएगा 1781 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1786 के एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1793 के एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो हम प्राथमिकता दे सकते हैं कि हमको जो लेक्चर्स में दिया गया और प्लस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोनों के बीच का आप एक बैलेंस स्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लेक्चर देते हैं तो कवर करने के ख्याल से हम लोगों को पूरा लगभग कोशिश करते हैं कि सारा टॉपिक कवर करें, लेकिन आप दोनों को देख के आप अपने हिसाब से जो है चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं प्राथमिकता से। तो इसीलिए हर टॉपिक के बाद जो भी लेक्चर्स यहाँ देंगे उसका क्वेश्चंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ताकि ये आपको बेहतर तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयार रखेगा। और एक काम और आप कर सकते हैं कि इसके बाद आप किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने का खुद से कोशिश कीजिएगा, तो चीज़ें आपके मेमोरी में परमानेंट तरीके से जो है बैठ जाएगा और आपको आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि फिर प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा अगर हम सारे टॉपिक को आपके साथ कवर कर सकें तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैनल पर जो भी वीडियो है आपको पसंद आ रहा होगा। काइंडली इस वीडियो को या इस चैनल पर जो भी वीडियो आप देखते हैं काइंडली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है लाभ इन चीज़ों का मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। थैंक यू।